हेडिंग डालिए। अब हेडिंग डालिए फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ hollow cone of uniform mass m, base radius r, height h, about an axis passing through its center of mass and perpendicular to its base। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल हमने क्या कौन कौन से फिगर का हमने सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा था? कौन बताएगा सीक्वेंशियली? कल हमने पढ़ा था ट्रायंगुलर प्लेट पढ़ा था। ट्रायंगुलर प्लेट पढ़ने के बाद हमने एक स्क्वायर प्लेट का निकाला था, डायगोनल के अबाउट निकाला था, और क्या निकाला था? एन्युलर रिंग का निकाला था। उसके बाद आपका एक हॉलो सिलेंडर का निकाला था, सॉलिड सिलेंडर का निकाला था। आज जो पहला फिगर जिसका पहला मास जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं वो है आपका एक हॉलो कोन जिसका यूनिफॉर्म मास आपको m पता है, बेस रेडियस r पता है, हाइट h पता है, और किस एक्सिस के अबाउट निकालना है? उस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और उसके बेस के परपेंडिकुलर है। मतलब फिगर कुछ ऐसा होगा कि ये आपका सपोज करिए हॉलो कोन है, ठीक है, हॉलो कोन है। इस हॉलो कोन का आपको बेस रेडियस पता है, बेस रेडियस आपका r पता है। इसका हाइट जो है हाइट h भी आपको पता है, और आपको उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करनी है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होगा। इसका सेंटर ऑफ मास हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास कहां होता है? एपेक्स पॉइंट से 2h/3 पे होता है, मतलब इधर कहीं यहां पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो आपको उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और इस बेस के परपेंडिकुलर है। अगर इसका सेंटर ऑफ मास यहां है तो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और इस बेस के परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस के अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे जल्दी बताइए? क्या टेक्निक लगाएंगे यहां पर? सर्कुलर रिंग काटेंगे। पता है ना कोन के केस में जब हम लोग सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करते थे क्या करते थे? एक रिंग काटते थे। रिंग क्यों काटते थे? इस कोन में जो भी मास है वो इसके लैटरल सरफेस एरिया पर है, अंदर से ये खोखला है, तो आपको मास कहां मिलेगा? मास सिर्फ इसके सरकमफेरेंस पे मिलेगा। और ऐसा कौन सा बॉडी है जिसके सरकमफेरेंस में ही सिर्फ मास होता है? तो आपके रिंग के सरकमफेरेंस में मास होता है। तो हम क्या करेंगे इस केस में? एक आपका रिंग कट करेंगे। बट उससे पहले ये बताइए कि यहां मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है, या वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है? एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि अंदर से तो कुछ है नहीं और कोन की थिकनेस आपको दी नहीं हुई है, तो आपका जो भी मास है वो इसके एरिया में आपके सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे? लैम्डा निकालेंगे कि सिग्मा निकालेंगे कि रो निकालेंगे? सिग्मा निकालेंगे। सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा निकालेंगे। सिग्मा क्या होता है? आपका m अपॉन a। अब कौन बताएगा? कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया जहां पर इसका मास है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। बिल्कुल सही। तो आपका m बाई क्या हो जाएगा? m बाई पाई आर एच। सिग्मा निकल गया। अगला स्टेप क्या है? स्ट्रिप काटना है। डी आपका जिस स्ट्रिप का डी निकाल के आप इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? इसका एपेक्स पॉइंट से हम h डिस्टेंस नीचे आकर के एक DH थिकनेस का हमने क्या किया? हमने एक DH थिकनेस का एक रिंग कट किया। क्या किया? इसके एपेक्स पॉइंट से h हाइट नीचे आकर के हमने एक DH थिकनेस का एक रिंग कट किया है। आया समझ में? अब इसी आपने ये जो रिंग कट किया ना, इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालेंगे डी और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको पूरे कोन का पता चल जाएगा। बट डी निकालने का पहला स्टेप क्या है? आपको डीएम निकालना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीजें अगर आप कल वाले लेक्चर को पढ़े हैं, आपका उसके पहले वाला लेक्चर अगर आप देखते आ रहे हैं, अगर आप सीक्वेंस में देखते आ रहे हैं, तो आपको सारा सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? ये जो रिंग हमने कट किया है इसका मास डीएम निकालेंगे। डीएम निकालने के लिए हमको किस चीज का जरूरत होगा?
डीएम निकालने के लिए हमको जरूरत होगा डीए का जरूरत होगा। और डीए क्या होगा, इसका मान लेते हैं कि इसका रेडियस, ये जो आपने रिंग कट किया इसका रेडियस यहां पर मान लेते हैं आपका स्मॉल आर है, ठीक है, स्मॉल आर है। थिकनेस आपने पता है आपको, थिकनेस डीएच आपने डीएच थिकनेस का कट किया है, आपको स्मॉल आर निकालना पड़ेगा कि स्मॉल आर कितना है। अगर आप उसका एरिया निकालना चाहते हैं, इसका एरिया क्या होगा, इस रिंग का एरिया क्या होगा, डीए, इसका डीए क्या होगा बताओ, 2 पाई आर इंटू डीएच, 2 पाई आर इंटू डीएच होगा, जहां पर ये आर क्या है, इसका रेडियस, ठीक है। कैसे निकालेंगे, वही सिमिलर ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी यूज करके, आपको अच्छे से पता है। मान लीजिए आपका पॉइंट है ए, ये आपका पॉइंट है बी, ये आपका पॉइंट है सी, इस पॉइंट को बोल दो डी और इस पॉइंट को बोल दो आपका ई, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ए, अगर इस पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को अगर आप एम बोल रहे हैं, तो ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल AMC आर व्हाट, दे आर सिमिलर, ठीक है। अब सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप क्या करेंगे, इस AD में से आपने लिया AD को, ठीक है जी, AD को आपने लिया, और इस AMC में से आपने लिया AM को, तो AD बाई हो गया आपका AM। इस ADE में से आपने क्या लिया, DE को, और इसको आपने किससे डिवाइड किया, MC से, ठीक है जी, MC से आपने डिवाइड कर दिया। AD का हाइट आपने लिया है स्मॉल h, क्योंकि आप h डिस्टेंस नीचे आकर के आपने कट किया था, तो AD कितना हो गया आपका स्मॉल h डिवाइडेड बाई AM कितना है, ये पूरा बड़ा वाला कोन का हाइट h, तो आपका हो गया कैपिटल H इज इक्वल टू क्या, DE आपका स्मॉल r जो आपको निकालना है, तो ये हो गया आपका स्मॉल r, और MC क्या है आपका पूरे कोन का बेस रेडियस, दैट इज कैपिटल R, ठीक है। अब आपको देखो यहां से आपको क्या पता चल गया, यहां से आपको पता चल गया स्मॉल r जो कि कितना है, स्मॉल h बाई कैपिटल H इंटू r, पता चल गया। अब अगर आपको स्मॉल r पता चल गया, तो क्या आप DA निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा आपका DA आपका हो जाएगा 2 पाई, स्मॉल r के बदले इसको लिख दो कैपिटल R बाई H इंटू स्मॉल h DH, ये क्या हो गया आपका DA। आपको DA पता चल गया, DA को मल्टीप्लाई कर दोगे सिग्मा से, तो आपको क्या पता चल जाएगा, DM पता चल जाएगा। तो DM आपका क्या होता है, DM होता है आपका सिग्मा इंटू DA, तो आपका DM कितना हो गया, यहाँ से सिग्मा आपको पता है, सिग्मा आपका कितना है, m बाई पाई RH इंटू DA कितना है 2 पाई R अपॉन H इंटू स्मॉल h DH, ठीक है। पाई से पाई आपका कैंसिल, R से R आपका कैंसिल, DM क्या आया, DM आ गया आपका 2m H DH अपॉन H स्क्वायर, आया आपका DM, ठीक है। ये DM क्या है, जो आपने रिंग कट किया था DH थिकनेस का, उस रिंग का मास आपको पता चल गया है DM, ठीक है। अगला स्टेप क्या करेंगे, ये जो रिंग हमने कट किया है DM मास का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया DI फाइंड आउट करेंगे। एक बात बताइए, अगर रिंग का मास m होता है और उसका रेडियस r होता है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर होता है। तो यहां पर जो रिंग है इसका मास क्या है dm और इसका रेडियस क्या है स्मॉल r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di क्या होगा, dm इंटू स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका di क्या हो जाएगा, इसका di हो जाएगा dm इंटू स्मॉल r का स्क्वायर। तो आपका di, अब dm का वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहां पर, कितना हो जाएगा 2mh dh डिवाइडेड बाई h स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, r कहाँ है, r है आपका यहाँ पर, r आपका यहाँ पर है, इस r का स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका h r बाई कैपिटल H का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपका di कितना हो गया, di आपका हो गया 2m h बाई h स्क्वायर इंटू h स्क्वायर r स्क्वायर बाई h स्क्वायर इंटू dh, ठीक है। तो यहां से आपका di कितना आया, यहां से आपका di आया 2m r स्क्वायर अपॉन h टू द पावर 4 इंटू h क्यूब dh, 2m r स्क्वायर अपॉन h टू द पावर 4 इंटू h क्यूब dh, इतना आया। अब di तक हम लोग पहुंच चुके हैं, अगला स्टेप क्या है, बस इस di को इंटीग्रेट करना है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। तो यहां तक पहले लिखिए, सबका हो गया, चलिए जी। तो आप DI तक पहुंच चुके हैं, इसके बाद अगला स्टेप क्या है, इस DI को इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। कर देते हैं इंटीग्रेट, चलो जी। तो DI आपका कितना आ चुका है, DI आपका आ चुका है DI इज इक्वल टू
2mr² अपॉन h टू द पावर 4 इंटू h³ dh। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो i क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ di, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2mr² h टू द पावर 4, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेट किसको करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे h³ dh को। कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, आपका h कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के h तक वेरी कर रहा है। तो आप इंटीग्रेट कीजिए 0 से h, 0 से h, h³ dh का इंटीग्रेशन क्या होगा, h टू द पावर 4/4 होगा। तो आपका i कितना हो जाएगा, यहां से आपका i हो जाएगा 2mr² बाई h टू द पावर 4 इंटू h टू द पावर 4/4, और लिमिट कहां से कहां, आपका लिमिट 0 से लेकर के h तक। तो आपका i कितना आ गया, आपका i आ गया 2mr² बाई h टू द पावर 4 इंटू h टू द पावर 4/4, h टू द पावर 4 से कट गया, आपका कैंसिल हो गया, आपका यहां पर एक 2 कट गया। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, mr²/2, मतलब I ऑफ अ हॉलो कोन कितना होता है, mr²/2 लिख लीजिए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप बनाने जाएंगे ना, तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे जहां आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फॉलोइंग में से किन बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। ठीक है, आपको टिक करना रहेगा। उसमें ऑप्शन में एक रहेगा आपका डिस्क, एक रहेगा आपका सॉलिड सिलेंडर, और एक रहेगा आपका हॉलो कोन, और एक चौथा ऑप्शन रहेगा। 3 ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, आया समझ। क्योंकि तीनों का क्या होता है, डिस्क का भी mr²/2, सॉलिड सिलेंडर का भी mr²/2, और हॉलो कोन का भी कितना, mr²/2। आया समझ, लिख लिए, मिटा दे। चलो, कौन बताएगा अगला फिगर कौन सा होगा, अगला बॉडी कौन सा होगा, हॉलो कोन हम लोग निकाल चुके। अगला जो आपका बॉडी है जिसके लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं वो होगा आपका सॉलिड कोन। तो हेडिंग डाल लीजिए, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड कोन ऑफ यूनिफॉर्म मास m, बेस रेडियस r, हाइट h, about an axis passing through its center of mass and perpendicular to its base। देखिए अब हम निकालने जा रहे हैं किसका, सॉलिड कोन का। बताओ भाई सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, कहां होता है, हाँ कहां से, नीचे से, ऊपर से होता है 3h/4, हाँ ऊपर से 3h/4 या फिर बेस से आपका h/4। ठीक है, तो चलिए हम निकालने जा रहे हैं सॉलिड कोन का। सॉलिड कोन का भी फिगर कैसा होगा, सेम आपका फिगर होगा जो अभी हमने ड्रॉ करा था। फर्क बस इतना हो जाएगा कि इस बार क्या होगा, कोन के अंदर में पूरा मास भरा हुआ होगा। तो ये हो गया आपका सॉलिड कोन। ठीक है जी, सॉलिड कोन का आपको क्या दिया हुआ है, आपको बेस रेडियस इसका कैपिटल R पता है, इसका हाइट आपको सेम जो पिछले केस में था आपको हाइट h भी पता है, और इसका यूनिफॉर्म मास आपको m भी पता है। यहां पर क्या हम करेंगे, यहां पर जो सेम पिछले केस में हमने क्या किया था, ऊपर से h हाइट नीचे आए थे और dh थिकनेस का एक हमने रिंग कट किया था। इस बार क्या कट करेंगे कि डिस्क कट करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको कोन बनाना है और सॉलिड कोन बनाना है, मतलब उसके अंदर पूरा मास होना चाहिए। तो कब बनेगा, जब आप एक डिस्क को इंटीग्रेट कर देंगे ऊपर से लेकर के नीचे तक। कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए यहां से आप आए h हाइट नीचे, और आकर के आपने क्या कट किया, आपने आकर के एक DH थिकनेस का h हाइट नीचे आकर के आपने एक डिस्क कट किया है। ठीक है, अब इसी डिस्क का हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया DI फाइंड आउट करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहां पर आपका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है या वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि मास पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, लैम्डा, सिग्मा या रो। यहां पर निकालेंगे रो। रो क्या होता है आपका, रो होता है आपका m/v, मतलब मास बाई टोटल वॉल्यूम। ऑफ कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो आपका इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, m/1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया आपका कोन का वॉल्यूम। से आपने इसके मास को कर दिया डिवाइड, ये आपका आ गया रो। अगला स्टेप क्या है, जो हमने एलिमेंट यहां पर कट किया है इसका वॉल्यूम dv हम निकालेंगे, और इसके वॉल्यूम dv को जब हम रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को dm पता चल जाएगा। dm क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, ये जो हमने काटा है डिस्क, इसका वॉल्यूम dv क्या होगा, इसका dv वॉल्यूम कितना होगा बताइए, इसका dv कितना होगा वॉल्यूम, पाई r स्क्वायर इंटू dh। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये आपका डिस्क एक छोटा सा सिलेंडर है जिसका थिकनेस है आपको dh, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई r स्क्वायर इंटू h। यहां पर सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है
DH, इसका थिकनेस कितना है DH, तो इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू DH। बट आर कौन सा आर, ये वाला आर नहीं, ये जो आपका डिस्क आपने कट किया है इसका यहां पर जो रेडियस होगा वो वाला आर। आया समझ में? तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू DH। अब डीवी निकालने के लिए जरूरी है कि आपको पहले आर निकालना पड़ेगा। आर कैसे निकालते हैं अभी हमने निकाला है। फिर से वही क्या करेंगे, आपका A B C D E F और इसको आगे बढ़ा दीजिए, या मान लो आपका पॉइंट है M, ठीक है। फिर से वही चीज कर लो, आपका सिमिलर ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी यूज करो। ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल AMC आर व्हाट, दे आर सिमिलर। अगर ये दोनों सिमिलर है तो दोनों के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। तो आपका AE बाई AM किसके बराबर होगा, EF बाई MC के बराबर होगा। अब आपका AE पता है आपको, स्मॉल h डिवाइडेड बाई AM पता है आपको, कैपिटल H डिवाइडेड बाई EF इज इक्वल टू क्या EF का वैल्यू आपका स्मॉल r और MC कितना है आपका कैपिटल R। तो यहां से आपका स्मॉल r कितना आ गया, कैपिटल R बाई कैपिटल H इंटू स्मॉल h, ये आपका स्मॉल r आ चुका है। अब स्मॉल r को हम क्या करेंगे, डीवी के फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपका डीवी फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपका डीवी कितना हो जाएगा, डीवी हो जाएगा आपका पाई इंटू कैपिटल R बाई कैपिटल H इंटू स्मॉल h का होल स्क्वायर इंटू व्हाट, इंटू DH। तो आपका डीवी यहां से कितना आ गया, पाई R स्क्वायर H स्क्वायर बाई कैपिटल H स्क्वायर इंटू DH। डीवी आपने पता कर लिया। आपको डीवी अगर पता चल चुका है और रो आपने पहले ही निकाल लिया था, तो रो को डीवी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या पता चल जाएगा, डीएम। तो डीएम निकाल लो, डीएम क्या हो जाएगा आपका, डीएम हो जाएगा 3m बाई पाई आर स्क्वायर h, मतलब ये आपका रो को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डीवी से, जो कि कितना है पाई आर स्क्वायर h स्क्वायर बाई कैपिटल H स्क्वायर बाई कैपिटल H स्क्वायर इंटू DH, ठीक है। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, आपका डीएम कितना आया, डीएम आपका आया 3m h स्क्वायर बाई h क्यूब इंटू DH आया। डीएम पता चल चुका है। डिस्क का, ऐसे डिस्क का जिसका मास m होता है, रेडियस r होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, डिस्क का मास m है, रेडियस r है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr स्क्वायर बाई 2। तो अगर mr स्क्वायर बाई 2 उस डिस्क का होता है जिसका मास m और रेडियस r होता है, तो यहां पर आपके डिस्क का मास कितना है, dm। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di कितना हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di हो जाएगा dm इंटू इसका रेडियस का स्क्वायर बाई 2। आया समझ में? पुट कर दीजिए इसमें, तो आपका di कितना हो गया, di हो गया, आपने dm निकाल रखा है 3m h स्क्वायर बाई h क्यूब इंटू r का स्क्वायर। इसको भी लिख लो, dh लिख लो, ये क्या हो गया आपका dm इंटू r स्क्वायर। r स्क्वायर क्या है आपका, कैपिटल R स्मॉल h बाई कैपिटल H का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 को हम यहाँ पे 1/2 कर देते हैं, ठीक है। यहां तक पहले लिखिए, इसके आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। तो DI तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अगला स्टेप क्या होगा, इस DI को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको टोटल जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको पता चल जाएगा। तो आपका DI आपका कितना आया है, DI आपका आया है 3m h स्क्वायर यहां पर है और h स्क्वायर यहां पर भी है, दोनों मिलके क्या बन गया 3m h टू द पावर 4, ठीक है। और क्या यहां पर r का भी स्क्वायर है, तो r का भी स्क्वायर कर दीजिए 3m h टू द पावर 4 इंटू r का स्क्वायर, और ऊपर में क्या है आपका dh, ठीक है जी, dh है। डिनोमिनेटर में क्या है h क्यूब और आपका h का स्क्वायर, h क्यूब इंटू h का स्क्वायर क्या बन गया h टू द पावर 5, और 2 भी है यहां पर, तो 2h टू द पावर 5, ठीक है। ये आपका है DI। इसको जरा सा अरेंज करेंगे, सारे कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले आइए, तो 3m r स्क्वायर अपॉन 2h टू द पावर 5 इंटू h टू द पावर 4 dh, ये आपका DI। I निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी DI को हम इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के h तक। तो आप इंटीग्रेट कीजिए 0 से लेकर के h तक, तो ये आपका क्या बन जाएगा 3m r स्क्वायर अपॉन 2h टू द पावर 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ h टू द पावर 4 dh, कहां से कहां, 0 से लेकर के h तक। तो आपका I कितना हो गया 3m r स्क्वायर अपॉन 2h टू द पावर 5 इंटू h टू द पावर 4 dh का इंटीग्रेशन क्या होगा h टू द पावर 5/5, तो ये हो गया आपका h टू द पावर 5/5, और आपका लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के h तक। तो अगला स्टेप क्या आएगा आपका, I इज इक्वल टू 3m r स्क्वायर बाई 2h टू द पावर
पावर 5 इंटू एच टू द पावर 5 बाई 5 एच टू द पावर 5 से आपका ये कैंसिल हो गया, कितना बना आई आपका बना 3mr² बाई 10। ये होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड गोन अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स बेस। लिखिए यहां तक। अच्छा, मेरा आप लोग से एक सवाल है, आप लोग के अकॉर्डिंग क्या लगता है कि जिन लड़कों का सिलेक्शन होता है, जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, जिनका आप टॉप रैंकर्स के लिस्ट में नाम देखते हैं, उनका सिलेक्शन क्यों होता है? अपना रीजन बताइए, आप बताइए क्या रीजन है? इसलिए होता है क्योंकि वो लोग मतलब पढ़ते हैं तो उन लोग मेहनत करते हैं, तो इसलिए हो जाता है। मेहनत, हाँ मेहनत एक रीजन है, और आप बताइए। कंसिस्टेंट रहता है, कंसिस्टेंसी भी एक बहुत बड़ा रीजन है, आप बताइए। रिवीजन, ठीक है, आप बताइए। सब चीज का, हाँ ये बात सही है, छोटी छोटी चीजों का मिश्रण होता है, समझ रहे हो? छोटी छोटी बहुत सारे फैक्टर्स का मिश्रण होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक काम करना, किसी भी टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाना और सर्च करना उनके वेबसाइट पर जाकर के, आप 11th 12th में जो चीज पढ़ रहे हैं ना, जो चीज आप 11th में आकर के पढ़ रहे हैं, वही चीज वो लोग क्लास 7-8 के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, हो सकता है आपको लगे कि सर एग्जैजरेट करके बता रहे हैं, बट ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं इंडिया में जो 10th आते आते, ध्यान से सुनना जो हम वर्ड बोल रहे हैं, 10th आते आते एक बार उनका 11th और 12th अच्छे से कंप्लीट हो चुका होता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता है, उस बैच का नाम होता है नेसेंट बैच। नेसेंट बैच में उन बच्चों का एडमिशन लिया जाता है जो क्लास 6 से ही 7 से ही इस प्रिपरेशन में आ जाते हैं। और 6-7 से प्रिपरेशन में आने का एडवांटेज क्या होता है ना, कि जो चीज आप अभी पढ़ रहे हैं, 11th में आके पढ़ रहे हैं, जब आप एक साल बाद 12th में जाएंगे, उसमें जो आप पढ़ेंगे वही चीज एक बार वो 10th आते आते अच्छे से पढ़ के खत्म कर चुके होते हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी लगा चुके होते हैं। फायदा ये होता है कि जब 10th पास करके अब वो 11th में जाते हैं ना, तो जो चीज हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं कि भाई देखो सेंटर ऑफ मास ये होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये होता है, ये सारी चीज वो पहले से पढ़ चुके होते हैं। और अब उनको इस लेवल पर आकर के क्या कराया जाता है? सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। 10th तक बेसिक लेवल के क्वेश्चंस बनवा देते हैं वो लोग, 11th में जब वो आते हैं तो अब उसी क्वेश्चन का लेवल बढ़ा करके 2 साल सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वो लोग करते हैं। मेरे आंख के सामने देखा हुआ है ऐसा, मेरा दोस्त भी गया। एग्जैक्टली होता है ऐसा। आप पहला रीजन देखिए, सही बात है मेहनती लोगों का ही होता है, सही बात है कि कंसिस्टेंसी चाहिए, सही बात है कि रिवीजन चाहिए, बट आप इतना जान लीजिए कि जिनका रैंक में आप सबसे टॉप में, टॉप 100 में, 200 में, 300 में, 400 में नाम देखते हैं ना, उनमें से मैक्सिमम बच्चे वो होते हैं जो आपसे 3-4 साल पहले ही प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं। ये बात आप मान लीजिए, आप जो आज पढ़ रहे हैं वो 1 साल पहले वो एक बार पढ़ के खत्म कर चुका है, और 12th आते आते 3-4 बार पढ़ लेगा, क्वेश्चंस भी लगा लेगा। और जब वो बच्चा आपके साथ एग्जाम में बैठेगा ना भाई, आप एग्जाम दीजिएगा कट ऑफ पार करने के लिए, आप एग्जाम दीजिएगा कट ऑफ पार करने के लिए, वो एग्जाम देगा टॉप रैंक में आने के लिए। सिलेक्शन का तो सवाल ही नहीं होता उनका, सिलेक्शन उनका दूर दूर तक सवाल नहीं होता है। सवाल इतना होता है कि रैंक कितनी आएगी, टॉप 100 में आएगा कि 100 के बाहर जाएगा। उस बैच में इस बात का कंपटीशन होता है कि किसका रैंक 100 के अंदर आ रहा है। समझ रहे हैं आप? तो मेरा उद्देश्य यही है कि ठीक है आप 11th में हैं अभी, बट आप अगर जिस तरह से आज हमने आपसे सवाल पूछा शुरू के 5 मिनट में, जबकि आपको कहा गया था कि कल ही आपका ओरल टेस्ट होने वाला था, बट सबका प्रिपरेशन उस तरह का मेरे को नहीं दिखा। और अगर ऐसे पढ़ाई करेंगे आप, जब आपको फॉर्मूले ही नहीं याद हो रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है फिर करने का ये सब। चाहे हम यहां कितना ही शानदार, कोई भी टीचर आके पढ़ा के चला जाए, भाई पढ़ना तो आप ही को है ना। आप एक बात बताइए, अगर हम आपको एक वॉर फील्ड में भेज दें और आपको हथियार ही ना दें, तो आप क्या करेंगे वहां जाकर के?
कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिजिक्स सॉल्व करने का, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे पहला हथियार यही है भाई कि जो आपने पढ़ा है, सारा कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। वो होगा तब तो बात न्यूमेरिकल पे आएगी। जब फॉर्मूले ही नहीं याद है, जब कॉन्सेप्ट्स ही नहीं याद है, तो भाई न्यूमेरिकल पे फिर जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। तो जब एक बार पढ़ा दिया जाए, कोशिश कीजिए कि उसी समय वो चीज आपको याद हो जाए। कभी भी कोई भी सवाल पूछे, आपको जवाब पता होना चाहिए। मेरे क्लास का सिंपल सा एक रूल है भाई कि हम आपको शांति से तो नहीं बैठने देंगे। आप मेरे क्लास में बैठेंगे, या तो आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होगी, या तो आप मेरे क्लास में बैठ ही नहीं पाएंगे। अगर आप इस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि हाँ जैसे बाकी सब्जेक्ट चल रहा है चलते रहेगा, जैसे चल रहा है जिस स्पीड से चलते रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ये तो अभी आपको बहुत छोटे से लेवल पर दिख रहा है ना। जब एक प्रॉपर बैच, मान लीजिए एक प्रॉपर बैच होता, 40-50 बच्चों का अगर होता, चाहे मान लेते अगर अगले साल बन जाता है 40-50 बच्चों का बैच, आपको शांति से बैठने नहीं दिया जाएगा। हम आपको पहले से उस चीज के लिए आप अभी से प्रिपेयर्ड रहिए। आपको हर दिन मेहनत करवाया जाएगा, और जितना आप बाकी सब्जेक्ट्स में कर रहे होंगे उससे ज्यादा मेहनत आप फिजिक्स में करेंगे, क्योंकि आपको हम यहां पर करवाएंगे, तभी आपका रिजल्ट आएगा। तो उस चीज के लिए एकदम रेडी रहिए कि सर ने अगर कह दिया कि हमको पढ़ के आना है तो पढ़ के आना है। ये नहीं कि हाँ देख लेंगे बाद में, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछेंगे, नहीं आएगा तो दो बात बोलेंगे। दो बात नहीं बोलेंगे भाई, ये अभी ठीक है, अभी दो बात बोल करके आपको लग रहा है कि दो बात बोलेंगे बात खत्म हो जाएगी, नहीं। आप अगले साल आइए, आप जवाब मत दीजिएगा, कंपटीशन वाले बैच से निकाल करके बोर्ड वाले बैच में डाल देंगे। फिर वहां आराम से धीरे धीरे एकदम जिस पेज से पढ़ाया जाएगा उस पेज से पढ़ना। कंपटीशन वाले बैच में रहिएगा भाई तो कॉम्पिटिटिव आपको बनना पड़ेगा। हर दिन कंपटीशन है, हर दिन कंपटीशन है, हर दिन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व लगाना है। और जिस दिन दिख गया कि भाई आप अपने जितना करना चाहिए मेहनत उतना नहीं करके आ पा रहे हैं, अगर आप दिख गया, जैसा आज दिखा कि पता था भाई कि आपका ओरल टेस्ट है बट फॉर्मूले आपके जुबान से नहीं टपक रहे हैं, ये अगले साल आपका दिखा, मार्च के बाद अगर यही चीज दिखा कुछ नहीं, आपका बैच ट्रांसफर हो जाएगा, वापस आपको बोर्ड बैच में भेज दिया जाएगा। जाइए वहां पर धीरे धीरे पढ़ते रहिए जैसे बाकी लोग पढ़ेंगे, बोर्ड वाले बच्चे। रैंक तभी आएगी जब आप ये भूल जाएंगे कि आपका बगल वाला पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। आपको पढ़ना है, आपको बनना है तब। और आपको क्या लगता है, ये पूरा एक प्लान जो बनना चाहिए रिजल्ट लाने का, रैंक दिलवाने का, वो पूरा प्लान मेरे माइंड में सेट हो चुका है कि आपको अगले साल कैसे पढ़ाना है। ऐसे जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं पढ़ाना है। आपको हो सकता है यहां पर समझ में आ रहा हो, बट यहां से ज्यादा रिजल्ट ड्रिवन आपको वहां पे पढ़ाया जाएगा, जहां आपको थ्योरी तो बहुत आसानी से समझ में आएगी, साथ ही साथ क्लास में ही हर चैप्टर में आपको 60-70 न्यूमेरिकल्स बनवा दिए जाएंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स बनवा दिए जाएंगे। जब क्लास में ही आप 60-70 न्यूमेरिकल्स बना लेंगे ना, और घर जाकर उसमें 100-150 अगर आप खुद से बना लेंगे, पक्का है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो पूरा रोड मैप तैयार है, बट भाई जिसके लिए रोड मैप तैयार है वो भी तो रेडी होना चाहिए। तो उस चीज के लिए आज से रेडी करना शुरू कीजिए खुद को। ये चीज जो हम कर रहे हैं ना, इस चीज के लिए हमको ये जरूरत नहीं लगना पड़ना चाहिए कि यार आपके घर में हम कॉल करके बात करें तब आप पढ़ना शुरू कीजिएगा, क्योंकि हमको पता है एक लेवल के बाद ये भी काम नहीं करेगा। आपको डरा के धमका करके एक लेवल तक पढ़ाया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता है। खुद को सेल्फ मोटिवेट कीजिए कि हमको पढ़ना है। समझ रहे हैं ना आप? इतना मेरा बात समझ लीजिए, मान लीजिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि भाई आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होगी ही होगी, नहीं होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। समझ रहे हैं ये सारी बात? तो कल अगर हम कल बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कल ही आपका ओरल टेस्ट होगा। ओरल टेस्ट जैसे आज हम आपको सरप्राइज टेस्ट ले लिए शुरू में 5 मिनट में, जब लेंगे सरप्राइज करेंगे, जिस दिन आप एक्सपेक्ट नहीं करिएगा उसी दिन सवाल पूछेंगे, ताकि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाए। कंफर्ट जोन में डाल करके पढ़ाना मेरा उद्देश्य है ही नहीं कि आपको हम डेट भी बता दे, टाइम भी बता दे, आप पढ़ के आ जाइए, जवाब दे दीजिए, आप भी खुश हम भी खुश। वैसे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वैसे रिजल्ट नहीं आएगा। वैसे रिजल्ट तब आएगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के पढ़ेंगे। आपको ठंड लग रही है, सोने का मन कर रहा है, लेकिन भाई अब आप पढ़ना चालू कर दो। थोड़ा 1 घंटा ज्यादा पढ़ना है, थोड़े फॉर्मूले ज्यादा लगाने हैं, फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स ज्यादा लगाने हैं। समझ रहे हैं ना? आप खुद फील करेंगे 1 से 2 महीने में कि भाई आपका 2 महीने पहले फिजिक्स कहां था और अब आपका फिजिक्स कहां है। समझ रहे हैं ना? तो बस मेहनत करने के लिए रेडी रहिए। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, आप
जो चीज आज पहली बार पढ़ रहे हैं ना, जिनके साथ आप एग्जाम में बैठिएगा वो इस चीज को आपसे 1 साल पहले पढ़ के खत्म कर चुके हैं। और अभी जब आप ये सारा चीज बेसिक समझ रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये डेरिवेशन क्या होता है, अभी वो इन सभी टॉपिक पर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगा रहे होंगे जब आप थ्योरीज पढ़ रहे हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग भी कर लेंगे, बट हाँ थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो मेहनत करने के लिए खूब अच्छे से रेडी रहिए और रिजल्ट आपका पक्का आएगा। ठीक है, अगला हेडिंग डालिए, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास m एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। सर एक प्रॉब्लम आ रहा है, घर में लगता है कि सारा कुछ याद हो गया है, पढ़े पे लिखे, लेकिन वहाँ पे हिट नहीं कर पाता दिमाग में तुरंत। यहाँ घर में आपको क्या लग रहा है? पढ़ते लगता है सब कुछ तो आ ही नहीं है सर। लगता है रिवाइज भी करते हैं ना, दिमाग में तुरंत आता है, लेकिन यहाँ पे हिट नहीं करता है। ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए सबके साथ होता होगा, या सबके साथ मेजॉरिटी के साथ ऐसा होगा कि आप पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि आपको याद हो गया है, कॉन्फिडेंस आ गई है कि हो गया है, बट जब आप उसको अब हम आपसे सामने पूछेंगे, आपसे दिमाग उस समय स्ट्राइक ही नहीं करेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि अभी आपका पढ़ा हुआ कितना टाइम बीता है? बहुत थोड़ा सा टाइम, कल ही तो पढ़ाए थे और आज फॉर्मूला पूछ रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये चीज गए हुए अभी कितना टाइम हुआ है? बहुत थोड़ा सा टाइम। और उसको कितना भी आपने अच्छे से किया होगा, भाई 1 ही बार पढ़े होगे, चलो 2 बार पढ़े होगे, उससे ज्यादा तो नहीं पढ़े होगे ना। इसी चीज को 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लो, आप रिवाइज कर लो 5 से 6 बार, तब देखना आपको नींद में भी वही फॉर्मूला आएगा। ऐसा होता है जब आप किसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे ना, आप सोने जाओगे, आपके दिमाग में फॉर्मूला चल रहा होगा, आप सो के उठोगे, यार हमने कल वो वाला फॉर्मूला लगाया था, ये वाला क्वेश्चन में लगाया था। ये होता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। एक दिन में कभी भी इमारत बनती है क्या भाई? अगर हम आपको ला करके सारा सामान भी दे देना, ईटा, बालू, सीमेंट, पानी, मजदूर भी आपको ला के दे दें, एक दिन में इमारत नहीं बना पाओगे। इमारत बनाने के लिए टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा। पौधा कभी भी एक दिन में बड़ा पेड़ नहीं बनता है, टाइम लगता है। टाइम आपको भी लगेगा, बस आप टाइम लगाने के लिए रेडी होने चाहिए। घबरा नहीं जाना है कि मेरे से नहीं हो रहा है। अरे हमको भी पता है आपसे नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं ना। बट ये देखना यह है कि आप अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप आगे क्या कर रहे हैं? आप छोड़ के बैठ जा रहे हैं, थक के हार जा रहे हैं, या फिर लगे हुए हैं? जो लगा रहेगा उसका एक दिन हो जाएगा, ये गारंटी है। तो लगे रहना है, ठीक है ना। चलिए लिखिए, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास m. Find the moment of inertia of a hollow sphere of uniform mass m, radius r about an axis passing through its center of mass। मतलब कि आपके पास एक स्फीयर है, और ये स्फीयर कैसा है? ये स्फीयर एक हॉलो स्फीयर, ठीक है जी, हॉलो स्फीयर है। इसका आपको रेडियस भी पता है, आपको रेडियस दे दिया गया है कैपिटल R, और आपको इसका यूनिफॉर्म मास m भी पता है, आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। बताइए कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? बताइए। रिंग कट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। यहां पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? इसके सरकमफेरेंस पे, इसके सरफेस एरिया पर, अंदर तो मास नहीं, अंदर से खोखला है। ऐसा कौन सा फिगर है जिसके आपके मास सरकमफेरेंस पे होता है? रिंग पे होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम आएंगे थीटा एंगल, यहां से हम गए थीटा एंगल, और हमने डी थीटा कट किया, तो हमें क्या मिला? हमें मिला यहां पर एक रिंग मिला हमें, और ये रिंग जो हमें मिला है, इसी रिंग से हमको क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब जब आपका एलिमेंटल रिंग आपको पता चल चुका है, अगला चीज क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि यहां पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है।
लीनियर, एरिया या वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन? एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि अंदर तो कोई मास नहीं है ना भाई, अंदर कोई मास नहीं है। मास कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है? एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड हम क्या निकालेंगे? सिग्मा निकालेंगे। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है m बाई एरिया ए। अब ये जो स्फेयर है आपका, इस स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है? स्फेयर का रेडियस r है, उसका सरफेस एरिया कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो इसका ये जो आपका स्फेयर है इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। सिग्मा पता चल गया। आपने अब क्या किया है? आपने एलिमेंट कट किया है, वो आपका रिंग है। अगर आप इस रिंग का मास डीएम निकालना चाहते हैं, आपको डीएम निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आप अगर इसका मास डीएम निकालना चाहेंगे तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ये जो आपने रिंग कट किया है इसका आपको एरिया चाहिए होगा डीए। तो एक बात बताइए, इस रिंग का एरिया डीए कितना होगा? कितना होगा इस रिंग का एरिया डीए? आर डी थीटा मतलब ये थिकनेस आपका आर डी थीटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और 2 पाई आर, लेकिन 2 पाई आर में यार ये वाला रेडियस लेंगे नहीं, ये जो आपने रिंग कट किया है ना, इसका जो आपका यहां पर रेडियस बन रहा होगा स्मॉल आर, मान लेते हैं इसका रेडियस यहां पर क्या बन रहा है? स्मॉल आर। तो इस रेडियस को लेंगे, लिखेंगे 2 पाई आर इंटू इसका थिकनेस कितना है? आर डी थीटा। अब सवाल है कि सर ये जो आपका स्मॉल आर रेडियस है रिंग का वो कितना होगा? कौन बताएगा कितना होगा? आर कॉस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका आर है, ये थीटा एंगल है। आप इसका 2 कंपोनेंट ले लो, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा। और यही आपका किसके बराबर है? स्मॉल आर के बराबर है। इसका इस आर का 2 कंपोनेंट, ये वाला आपका आर कॉस थीटा, एक मिनट ब्लू पेन से लिख देते हैं, ये वाला कंपोनेंट ये आपका मान लीजिए ये है आपका कैपिटल आर, इस पूरे स्फीयर का रेडियस। आप अगर इस लेंथ की बात कर रहे हैं, इस वाले लेंथ की बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? आर का एक्स कंपोनेंट मतलब कितना? आर cos थीटा, और ये जो r cos थीटा है वही स्मॉल r के बराबर है। तो आपका स्मॉल r का वैल्यू यहां से कितना पता चल गया? स्मॉल r का वैल्यू आपको पता चल चुका है। स्मॉल r आपका कितना है? r cos थीटा। तो आप यहां पर क्या पुट करेंगे dA के लिए? dA इज इक्वल टू 2 पाई इंटू r cos थीटा इंटू r d थीटा। तो आपका dA कितना आ गया? dA आ गया 2 पाई r स्क्वायर cos थीटा इंटू d थीटा। किसी को दिक्कत? हाँ, उसके बराबर r cos थीटा उसके बराबर कैसे होगा? कंपोनेंट तोड़ेंगे तो वो r cos थीटा नीचे जाएगा और साइन में ऊपर चला जाता है, तो जो r है तो पूरा बराबर नहीं, पूरा नहीं तो ये r जो है ना, ये आपका कैपिटल R यहां तक है, ठीक है। आपने इसको तोड़ा, r cos थीटा बना। ये इसमें कोई दिक्कत है कि r cos थीटा कैसे बना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, r cos थीटा, ठीक है ना। और ये आप देखो फिगर से आपको दिख रहा है कि ये आपका स्मॉलर r cos थीटा के बराबर है, दिख रहा है ना? समझ में आया? चलो जी, तो आपका dA आ चुका है। dA में किसी को दिक्कत? dA में दिक्कत नहीं है ना किसी को? चलो जी, अब आगे क्या करेंगे? dm निकालेंगे। dm कैसे निकलेगा? dm निकलेगा सिग्मा इंटू dA, ठीक है। dm इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा आपको पता है m बाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू dA। dA कितना है? 2 पाई r स्क्वायर इंटू cos थीटा d थीटा, ठीक है। आपका r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आपका यहां पर एक 2 बच गया। तो आपका dm कितना आया? dm आ गया आपका m बाई 2 इंटू cos थीटा d थीटा, ठीक है। तो आपका रिंग का मास, ये रिंग का मास dm आपको पता चल चुका है। अगर रिंग का मास m होता है, रेडियस r होता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? रिंग का मास m है, रेडियस r है, किसी भी रिंग का मास m है, रेडियस r है, तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr स्क्वायर होता है, mr स्क्वायर बाई 2 तो डिस्क का होता है, mr स्क्वायर होता है। हाँ, कंफ्यूज नहीं होइए, mr स्क्वायर किसका होता है? रिंग का होता है, जिसका मास m और रेडियस r आपको दिया हुआ होता है, ठीक है जी। तो अगर आपका मास m होता है, रेडियस r होता है, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। तो अगर मास dm है और रेडियस स्मॉल r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di कितना हो जाएगा? इसका di हो जाएगा dm इंटू स्मॉल r का स्क्वायर,
होगा। अब आप यहां पर पुट कर दीजिए वैल्यू, डी कितना आपका, डीएम कितना है, m/2 cos थीटा डी थीटा, ये हो गया आपका डीएम। और स्मॉल r कितना था, r cos थीटा, तो r cos थीटा का होल स्क्वायर। तो आपका डी कितना आ गया, डी आपका आ गया m/2 और आपका यहां पर r का स्क्वायर, तो आपका r स्क्वायर बाहर निकाल लो, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा कितना बन गया, cos क्यूब थीटा डी थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत है, यहां तक पहुंचने में किसी को भी किसी भी स्टेप में दिक्कत है, नहीं है, यहां तक लिखिए पहले। पहली बात तो अच्छी बात है कि आपने अटेम्प्ट लिया, जो आपको टाइम मिला, जिधर हम उतना देर बिजी थे, जो लोग सॉल्व किए, अच्छी बात है कि आप लोग दिमाग लगा रहे थे। बट इसका आंसर mr²/2 नहीं है, ठीक है। अब कितना है देखते हैं। तो आपका डी आ चुका है, डी आपका आ चुका है mr²/2 इंटू कॉस क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। डी तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अगला स्टेप क्या होता है, इसी डी को इंटीग्रेट कर देना, और इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरे को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। अब यहां पर लिमिट क्या होगा, कौन बताएगा, एकदम जो सटीक बता दिया। लिमिट 0 से लेके 2 पाई तक होता है, 0 से 2 पाई। हम समझ गए क्या होगा। हाँ बताइए। -π/2 से लेके पाई तक, -π/2 से पाई प्लस π/2, -π/2 से प्लस π/2। शाबाश शाबाश, यही जवाब सुनना था भाई, यही जवाब सुनना था। यहां लिमिट क्या होगा, -π/2 से π/2। किस किस को समझ में आया ये बताओ। पहले बात करते हैं 0 से पाई पे, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, देखिएगा। पहले हम लोग बात करते हैं, अलग से स्फीयर बनाते हैं लिमिट समझने के लिए। इसका लिमिट कहां से कहां होगा, लिमिट में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत तकलीफ होती है, इसलिए बड़े ध्यान से समझना। यहां पर आपका था, इसका मान लीजिए यहां पर रेडियस है, ठीक है। आपको क्या करना है, जितने सारे रिंग्स को इंटीग्रेट करना है, जिन रिंग्स से मिलाकर के स्फीयर बन रहा है, ठीक है ना। पहला केस लेते हैं भाई 0 से 2 पाई। आप बोल रहे हो, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं 0 से 2 पाई। चलो यहां आपका 0 डिग्री है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा एंगल ऊपर गए, मान लीजिए आप थोड़ा सा एंगल ऊपर गए, आपको पहला रिंग मिल गया, आपको पहला रिंग मिल गया, ठीक है। आप और ऊपर गए, आपको दूसरा रिंग भी मिल गया, ठीक है। आप और ऊपर गए, आपको तीसरा रिंग भी मिल गया, ठीक है। यहां से लेके यहां आते आते जब आप यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पर आपको आखिरी रिंग मिलेगा। मतलब ऊपर फर्स्ट हाफ में जितने भी रिंग्स हैं, आप 0 से बढ़कर के π/2 तक जब पहुंचे, आपका एंगल जब π/2 हुआ, फाइनली यहां पर जब आपका 0 था, यहां पर जब π/2 पे पहुंचे तो आपको ऊपर वाले हाफ में सारे रिंग्स मिल चुके हैं। अब अगर आप 0 से 2 पाई लिमिट ले 0 से अगर आप 2 पाई लिमिट ले रहे हैं ना, अगर आप 0 से 2 पाई लिमिट ले रहे हैं, तो आप 0 से π/2 तक तो पहुंचे, आपको ऊपर का सारा मिल चुका है। जब आप π/2 से पाई आएंगे तो वापस से उन्हीं रिंग्स को फिर से इंटीग्रेट करेंगे। जो रिंग्स को आप ले चुके हैं ऑलरेडी, यहां पर आप अगर π/2 से फिर से पाई पे आएंगे, मान लीजिए आप π/2 से आप मान लीजिए एंगल आप यहां पर आए, आप यहां पर आए, तो ये वाला रिंग जो आपको यहां पर मिला था, फिर से आप इसी रिंग को ले लोगे। आप और एंगल बढ़ाए, आप यहां पर आए, जो रिंग आपने यहां पर लिया था उस रिंग को आप फिर से यहां पर ले लोगे। तो एक ही रिंग 2 बार आप लेने लग जाओगे। अगर आप 0 से 2 पाई लेते हो या फिर आप 0 से पाई भी लेते हो, अगर आप 0 से पाई भी लोगे तो भी जो आप π/2 तक आने में जिन रिंग्स को आप ले चुके हो, वही रिंग आपके फिर से ले लिए जाएंगे। और नीचे वाला तो एक भी रिंग आपने लिया ही नहीं, अभी तो नीचे वाला भी रिंग बाकी है। तो ये दोनों तो नहीं होगा। नहीं होने का कारण समझ में आया। चलो भाई, अब एक बात बताओ, जो इसका एक्यूरेट आंसर जो बताया है अभी इसने, -π/2 से π/2। देखो मान लेते हैं कि ये आपका -π/2 है, ये आपका -π/2 है, -π/2 मतलब -90। यहां से अगर आप लेना शुरू करते हैं, मान लीजिए आप थोड़ा सा एंगल बढ़े, आपको मिला पहला वाला रिंग, आपको मिला पहला वाला रिंग। आप और एंगल बढ़े, आपको मिला दूसरा वाला रिंग, ठीक है। जब आप यहां से लेके यहां तक पहुंचेंगे, आपको सारे रिंग्स मिलते चले जाएंगे, नीचे वाले जितने भी रिंग्स हैं, आपको सारे रिंग्स मिलते चले जाएंगे। जब आप यहां से एंगल जैसे जैसे बढ़ाओगे, आपको यहां से नीचे वाले सारे रिंग्स मिलेंगे। कब तक मिलेंगे, जब आप 0 तक पहुंचोगे। -π/2 से आप 0 तक पहुंचोगे, आपको नीचे के सारे रिंग्स मिल जाएंगे। और ऊपर वाले रिंग्स के लिए आप फिर क्या करोगे, 0 से π/2।
तो आपके सारे रिंग्स अगर आपको इंक्लूड करने हैं तो आपको थीटा कहां से कहां लेना पड़ेगा, -π/2 से लेकर के π/2। आया समझ में? ये बहुत बच्चों को यहां पर दिक्कत होती है, तकलीफ होती है कि भाई ये -π/2 से π/2 क्यों ले रहे हो। अब आया समझ में? क्योंकि आपको नीचे के भी रिंग्स लेने हैं और ऊपर के भी रिंग्स लेने हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो भाई देखो डी आ चुका है, आपको निकालना है आई कैसे निकालोगे, इंटीग्रेट करोगे डी को, इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक, तो आपका mr²/2 इंटू कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, और आपका इंटीग्रेशन कहां से कहां, -π/2 से π/2। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, क्या हो जाएगा ये mr²/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब थीटा डी थीटा -π/2 से π/2। अब आपका सवाल आ गया बनकर के पूरा मैथ्स, यहां पर आपकी फिजिक्स खत्म हो चुकी है। अब आपको इंटीग्रेशन अगर आएगा कॉस क्यूब थीटा का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल लेंगे। क्या होगा, कॉस क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कॉस क्यूब थीटा डी थीटा का आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिखो, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, लिख सकते हो ऐसे, इंटू डी थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको आप लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है जी, इसको ब्रैकेट को तोड़ दो, ब्रैकेट को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, और लिमिट हर जगह कहां है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, और यहां पर भी कितना, -π/2 से π/2, और यहां पर भी कितना, -π/2 से π/2। आया समझ में? यहां तक लिखिए पहले। अच्छा जी, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये इसको आप ब्रैकेट को तोड़ा तो cos थीटा डी थीटा यहां पे हुआ, यहां पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब लिखिए, अब देखो ये आपका इंटीग्रेशन यहां पर आ चुका है, इसको आपको सॉल्व करना है। क्या है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा -π/2 से π/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डी थीटा -π/2 से π/2। ये है आपका आई, इसी का आपको फॉर्मूला निकालना है, इसको हम लोग ब्रैकेट में यहां पर डाल देते हैं। अब इसको हमको सॉल्व करना है, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, इसका तो साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया आपका साइन थीटा, लिमिट कहां से कहां, -π/2 से π/2। ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ नहीं, साइन कॉस थीटा का साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें पढ़ाया जाता है आपको कैसे इस तरह की आप इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। कैसे, आप मान लेंगे कि लेट साइन थीटा इज इक्वल टू टी, आप साइन थीटा को टी मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो डी ऑफ साइन थीटा बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी टी बाई डी थीटा। दोनों तरफ आपने क्या किया, थीटा से आपने थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ आपने डिफरेंशिएट किया। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है थीटा के रिस्पेक्ट में, कॉस थीटा होता है, और इधर क्या आपका डी टी बाई डी थीटा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब देखो ये cos थीटा डी थीटा क्या बन गया, डी टी बन गया है, और साइन थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बन गया आपका सिर्फ इसका आपका वैल्यू कितना आया, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, और ये बन गया आपका डी टी। लिमिट क्या रहेगा, -π/2 से π/2 ही रहेगा, ये भी चेंज होगा, लिमिट भी चेंज होगा। क्यों, जब आपका साइन -π/2 होगा, जब साइन -π/2 होगा तो टी का वैल्यू क्या होगा, -1। साइन ऑफ -π/2 क्या होता है, -1, तो यहां पर आपका आ जाएगा -1, और साइन ऑफ +π/2 क्या होगा, +1, तो आपका यहां पर बन गया 1। तो आपने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करके आपने टी के फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको इसका इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी क्या होता है, t³/3। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t³/3, लिमिट कहां से कहां, -1 to 1।
और ये आपका पहले से था यहाँ पर, तो आपका पूरा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब थीटा आपका टोटल कितना बन के आ चुका है, आपका बन के आ चुका है साइन थीटा लिमिट कहां से कहां, -π/2 से π/2, और आपका इधर क्या था -t³/3 लिमिट कहां से कहां, -1 से 1 आ गया है। लिखिए यहां तक। बोल रहे सर देख के डर लग रहा है। डर लग रहा है? ये सब बोल रहा है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है भाई। जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस, आपको इसलिए डर लगेगा, किसी को भी डर लगेगा जब पहली बार अगर ये किसी बच्चे को दिखाओगे देख के डर लगेगा, बट ये कुछ नहीं है, ये बस प्रैक्टिस का खेल है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे और ये सब चीज से खेलने लग जाएंगे आप, मजा आएगा ये सब चीज करने में। आपने साइन थीटा को टी मान लिया, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, कॉस थीटा आया, और यहां dt/d थीटा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इधर क्या है, यहां पर है आपका 1, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हुआ d थीटा और dt से मल्टीप्लाई हुआ 1, तो आपका कॉस थीटा d थीटा क्या बन गया, dt। अब आप यहां पर कॉस थीटा d थीटा था, इसको आप dt से रिप्लेस कर सकते हैं, समझिए। लिखिए जल्दी लिखिए। देखिए फिजिक्स जो है ना, जैसे हम लोग अभी जिस लैंग्वेज, हम किस लैंग्वेज में आपसे बात कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं। फिजिक्स को समझने के लिए जिस लैंग्वेज का आपको समझना जरूरी है वो है मैथ्स। फिजिक्स पढ़ने का, फिजिक्स समझने का जो लैंग्वेज है वो है आपका मैथ्स। जिसका मैथ्स वीक रहेगा उसका फिजिक्स भी वीक रहेगा, समझ नहीं पाएगा। दिक्कत फिजिक्स में नहीं है भाई, दिक्कत मैथ्स में है। ये सवाल एक लेवल के बाद सिर्फ मैथ्स का सवाल है, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए बस। और ऐसा बहुत सारा आपका फिजिक्स में एग्जांपल मिलेगा जहां आपको लगेगा यार कि आप, क्योंकि आपका मैथ्स वीक है इसलिए उसका असर आपके फिजिक्स पे पड़ रहा है। इसलिए मैथ्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ये समझ लीजिए। और जब आप थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, थोड़ा सा और जब आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स को समझना है तो आपको मैथ्स आना चाहिए। जब आप ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ने जाएंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। लिख लिए? तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब थीटा डी थीटा कहां तक पहुंचा है, साइन थीटा लिमिट -π/2 से π/2 -t³/3 लिमिट -1 से 1 तक हम पहुंच चुके हैं। इंटीग्रेशन हो चुका है, बस हमको लिमिट पुट करना है, ठीक है। चलो, तो आपका इंटीग्रेशन पहुंच चुका है साइन थीटा लिमिट -π/2 से π/2 -t³/3 लिमिट -1 से 1। अब यहां क्या करोगे, लिमिट पुट करो, साइन π/2 माइनस ऑफ साइन π/2 माइनस ऑफ साइन -π/2 होगा। ये होगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने क्या किया, साइन थीटा में जो आपके लिमिट्स थे उसको आपने पुट कर दिया, ठीक है। माइनस t³/3 में पहले 1 पुट करो, ये क्या बन जाएगा 1/3 माइनस ऑफ -1/3 का, यहां पर क्या है ये हो जाएगा आपका, ये होगा आपका कितना -1/3 का -1 का होल क्यूब बाई 3 होगा। ये होगा ना। अब देखो साइन π/2 क्या होता है 1 माइनस ऑफ साइन -π/2 क्या -1, ठीक है। इधर क्या आएगा आपका 1/3 और ये आपका -1/3 -1 का होल क्यूब क्या होगा -1 और -1 क्या बन जाएगा +1, यानी 1/3 + 1/3। तो आपका कितना आया 1 - -1 कितना हो गया 2 -2/3, मतलब कि 3 × 6 - 2 दैट इज 4/3। इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब थीटा डी थीटा -π/2 से π/2 का वैल्यू कितना आया 4/3। इसको यहां पर आप पुट कर दीजिए, आपका i कितना आ जाएगा, i आपका आ जाएगा mr² इंटू 4/3। आपका यहां से एक 2 कैंसिल हो गया, तो i कितना आया, i आया आपका 2mr²/3 2mr²/3। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर of uniform mass m and radius r about an axis passing through its center of mass, कितना 2/3 mr²। आया समझ में? लिखिए।
लिख लिए सब लोग। तो ये था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास एम रेडियस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। एक और बचा रह गया, वो आपका सॉलिड स्फीयर, जिसको हम लोग कल करेंगे। आज ही हम लोग को वो भी कर लेना चाहिए था, बट क्योंकि आपका नहीं हो पाया तो उसको हम लोग कल करेंगे, और उससे आगे फिर हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो पढ़ाया गया उसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग अपना काम करते रहिए, आप लोग को जो पढ़ के आना है पढ़ के आते रहिए, अच्छे से याद करके आइए। ठीक है, और अब मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में। चलिए।